जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। तो जैसा कि हमारी सीटेट की जो क्रैश कोर्स की जो टॉपिक वाइज मैथ्स की स्कीम चल रही है, उसी स्कीम में दूसरा वीडियो है। तो ये वीडियो सीरीज हमने रिसेंटली चालू करी है सीटेट की, ताकि जो नेक्स्ट सब सीटेट आने वाला है तब तक हमें 20 दिन का हमने क्रैश कोर्स का प्रोग्राम बनाया है। उसमें हम सिलेबस वाइज जो टॉपिक आपके दिए हुए हैं उनका हम छोटा छोटा 10 से 15 मिनट का 20 मिनट का वीडियो बनाएंगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का क्रैश कोर्स के फॉर्म में। और हमारी जो प्रीवियस ईयर की जो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने वो तो अपलोड कर ही दिए, आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। तो आप इस वीडियोस को भी जरूर देखें, ताकि आपका जब इसको और आप पूरे सॉल्यूशन को देख लेंगे तो आपका कंप्लीट पैकेज बन जाएगा और आप मैथ्स में एटलीस्ट जो कंटेंट वाला पार्ट है उसमें आप 20 में से 20 स्कोर कर पाओगे। तो जो हमसे पहली बार जुड़े हैं व्यूअर्स, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जब भी अब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हम बिगनिंग में थ्योरेटिकल बात करेंगे, लास्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं और जो एनसीईआरटी में प्रश्नावलियां जो दी हुई है उसके वाले क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं वो वाला पार्ट एंड में आपके आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, तो आपको ताकि उसका पूरा जो भी कंटेंट है उसका पूरा फायदा मिल सके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसका सवाल कैसे आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बेसिक में, उसके बाद हम कुछ 8 से 10 सवाल कर लेंगे एग्जाम्पल, तो आपको प्रोबेबिलिटी का फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम एनसीईआरटी की जो आपकी जो एग्जाम्पल सीरीज लेके आएंगे, उसमें हम 20 से 30 क्वेश्चन और कर लेंगे प्रोबेबिलिटी के, तो हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो चलो पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता होती क्या है। देखो, हम कई बार हमारे क्या होता है, हम सेंटेंसेस यूज करते हैं कि यार आज तो संभवतः वर्षा होगी। जहां भी ये संभावना, संदेह, संयोग, इस टाइप के शब्द आ जाते हैं, यानी कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चांसेस कितने हैं। ठीक है, ये चांसेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी किसी भी जैसे एग्जाम्पल, आपने कुछ परीक्षा दी, उस परीक्षा में आपके 60% मार्क्स आए। अब आपने देखा होगा कट ऑफ होती है, तो आपके कितने परसेंटेज चांसेस हैं, आपको कोई बता दे कि कितने परसेंट चांस है कि आपका उस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाओगे। तो उसका कुछ आपके कुछ मार्क्स है, उस मार्क्स के बेसिस पे उसका कुछ प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, और उससे आपको पता चलेगा कि इतने परसेंट आपके चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। अब इसमें मेनली आपको जो समझने की चीज होती है वो ये होती है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो प्रोबेबिलिटी होती है वो निकालते कैसे हैं। अब देखो, हम 2-3 टर्मिनोलॉजी में आपको बता देता हूँ जो हम पूरे इसमें यूज करेंगे, उस टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, हम लिखते हैं पी। पी हम प्रोबेबिलिटी को ऐसे डिनोट करते हैं। इसको ऐसे डिनोट करने का मतलब है कि आपकी ई हो गया आपका इवेंट, कोई भी घटना, आपके कोई भी जो घटना हो रही है, या फिर अभी प्रयोग कह दो या घटना कह दो, उस घटना में जो प्रयोग हम कर रहे हैं, उस प्रयोग में ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पीई लिखेंगे तो हम कहेंगे कि उस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी को हम पीई से डिनोट करेंगे। और अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, पीई के ऊपर अगर मैं से बार लगा देता हूँ, तो मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि उस घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये तो आपको पता होगा, या तो किसी घटना जो, या तो कोई घटना हो सकती है या फिर वो घटना नहीं हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आज मैं बोलता हूँ कि यार आज जो है मेरी 60% मेरी प्रोबेबिलिटी है कि आज संभवतः वर्षा होगी, तो वर्षा होगी। तो 60% जो मेरी प्रोबेबिलिटी किसकी है, वर्षा होने की। तो मेरी 40% प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी, वर्षा ना होने की। अगर वर्षा नहीं हुई तो उसकी मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40%। तो आपने एक चीज नोट की होगी कि हमेशा होने की संभावना और न होने की संभावना, परसेंटेज में उनका सम हमेशा 100 होगा। जैसे कि अगर मैं ये लिख दूं कि पीई परसेंटेज में प्लस परसेंटेज में पी नहीं होने की संभावना मेरी हमेशा 100 होगी, यानी कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी होने की और न होने की संभावना का जो सम होगा वो 100 होगा। एक चीज मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर मेरी हमेशा प्रोबेबिलिटी अगर मैं रैशनल फॉर्म में निकालूं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी आपकी होती है 2 फॉर्म में निकल सकती है। कैसे निकल सकती है आपकी 2 फॉर्म में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। या तो आपका परसेंटेज फॉर्म हो सकता है, या फिर आपका रैशनल फॉर्म हो सकता है। या तो मेरी प्रोबेबिलिटी इस तरीके से हो सकती है 2/5, या मेरी परसेंटेज में हो सकती है। मैंने आपको रैशनल परसेंटेज में रिलेशनशिप बता ही रखा है कि अगर प्रोबेबिलिटी आपकी रैशनल में और अगर आपको परसेंटेज में निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 40%। तो या तो रैशनल हो सकती है या फिर परसेंटेज में हो सकती है। तो रैशनल फॉर्म में होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के,
कोई भी इवेंट ई, वो वर्षा होना हो सकता है, एक्सीडेंट होना हो सकता है, आपके परीक्षा में पास होना हो सकता है, आप किसी भी इवेंट के होने और न होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में, मतलब 1 होगा, उसका सम कितना होगा, 1 होगा। इससे हम ये निकाल सकते हैं कि कोई भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है। आगे तभी तो होगी, क्योंकि अगर बाई चांस 0 से 1 के बीच में नहीं है तो हम देखते हैं, सपोज एक प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम? 1 - 4/5, यानी कि 1/5। यानी कि अगर 4/5 उसकी होने की प्रायिकता है तो 1/5 उसके न होने की प्रायिकता है। अब जनरली क्या होता है, रेशियो वाले फॉर्म में ना प्रायिकता को समझ में नहीं आता कि प्रायिकता कैसे, इसलिए हम उसको परसेंटेज फॉर्म में बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आपको परसेंटेज फॉर्म निकालनी है प्रायिकता की, तो क्या होता है, कोई भी रैशनल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 80%। यानी कि उस इवेंट के होने के चांस 80% से, मैं अभी इवेंट मान लेता हूँ वर्षा, तो यानी कि कल वर्षा होने के चांसेस 80% है, और वर्षा न होने के चांसेस 1/5 इंटू 100 इक्वल टू 20%। या फिर मैं यहीं से, अगर मेरा होने का निकल गया तो मुझे पता है होने और न होने का सम 100 होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 100 - 80, ये हो जाएगा, यहाँ से भी निकल के आ जाएगा 20। तो हम उसको किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो इसमें समझने वाली जो चीजें हैं वो इतनी सी हैं, आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे कि मेरी एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, हमारा डिनोटेशन ये होगा, हम कैसे डिनोट करेंगे इसको, पी से डिनोट करेंगे, जहाँ पे ई क्या है, इवेंट है, और पी हमारी प्रायिकता है। ई घटना है, पी प्रायिकता है, यानी घटना ई के होने की प्रायिकता पीई होगी, ठीक है। परसेंटेज में दोनों का सम 100 होता है, और नॉन रैशनल फॉर्म में दोनों का सम 1 होता है। इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमेशा परसेंटेज फॉर्म में 0 से 100 के बीच में होगी, और रैशनल फॉर्म में 0 से 1 के बीच में होगी। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोर देन इनफ है कोई भी प्रायिकता का सवाल करने के लिए। मैं वैसे आपको एक चीज और बता दूंगा फाइनल, इन सबको, ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में बता रहा हूँ, फाइनल में आपको एक फॉर्मूला दूंगा, बस उस फॉर्मूले से आपके सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब एक चीज और समझ लेते हैं, कुछ इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, जैसे सिक्कों वाले क्वेश्चन होते हैं, कांसा वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उस पासा अपना जो डाइस आता है, लूडो वाला डाइस आता है, उसके क्वेश्चन बनते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसका कुछ तरीका होता है, उसको देख लेते हैं। उससे पहले हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं, एक फॉर्मूला, उससे आप जो भी मैंने पढ़ाया है उसको सबको याद रखना, लेकिन उस एक फॉर्मूले से रिप्लेस कर देना। आप आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है सारे सवालों को हल करने के लिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है, आपकी कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर आपको, उसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है संभावित संख्या, मतलब आपके जो भी आपने प्रयोग किया है उसका संभावित, उसके अभिप्रयोग में आपकी संभावितों की संख्या, और नीचे आ जाएगी आपकी कुल संख्या। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। तो आपका जो न्यूमरेटर होगा वहां पे आपके संभावित, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा कुल संख्या, यही आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा। और पी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई थी, वो तो 1 - पी कर दोगे तो निकल के आ ही जाएगी। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज होगी कि संभावित अभिप्रयोगों की संभावना संख्या और कुल संख्या, ठीक है। अब ये संभावित और कुल संख्या कैसे निकालते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ कि एक सिक्का है, सिक्का है, एक सिक्के पे आपको पता होगा, सिक्के पे एक जगह तो हेड होता है, और आपको पता है एक जगह टेल होता है, ठीक है। टेल होता है और हेड होता है। अब हेड और टेल में क्या होता है आपका, कि जैसे आपने सिक्के को उछाला, तो आप कहते हैं मैंने यार एक सिक्का उछाला, बताओ मुझे, मैंने एक सिक्के को 2 बार उछाला, तो बताओ कि दोनों बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब बहुत कम चांस है, आपको पता होगा, आपने कई बार बचपन में गेम भी खेले होंगे कि हम सिक्के को 2 बार उछालते हैं, तो दोनों बार हेड आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने % चांस है कि दोनों बार हेड आ जाए। तो अब इसमें, अब अगर मैं इसकी इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करता हूँ उसको, ठीक है, तो मेरा है कुल संख्या। अब देखो कुल संख्या मतलब कुल कितने प्रयोग होंगे, कुल कितने प्रयोग होंगे, अगर एक सिक्के को मैं 2 बार उछालूं तो मेरा एक प्रयोग तो ये बनेगा, एक प्रयोग मेरा ये बनेगा कि एक बार हेड आ जाए और दूसरी बार भी हेड आ जाए। एक प्रयोग मेरा ये बनेगा कि मेरा टेल आ जाए और टेल आ जाए। एक प्रयोग मेरा बनेगा कि टेल आ जाए और हेड आ जाए, ठीक है। कितने प्रयोग बन गए मेरे टोटल में, देखोगे तो 1 2 3 4 प्रयोग बन गए। एक पहले प्रयोग में मैंने सिक्के को 2 बार उछाला, मेरा ये आया कॉम्बिनेशन, दूसरे में मेरा ये आया, तीसरे में मेरा ये आया, तो टोटल प्रयोग मेरे कितने बन गए, 4। तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सिक्कों की, नीचे तो मेरा 4 आएगा। आपके जितने भी सवाल होंगे ना
उसमें मेन नीचे का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, नीचे तो आप 1 मिनट में निकाल लोगे। मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन करूंगा, मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको, नीचे तो आप 1 मिनट में निकाल लोगे। मेन चीज जो इसमें समझने वाली वो ऊपर वाला संभावित कैसे निकाले, वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो भी मैं आपको उसके भी ऐसे ट्रिक बता दूंगा कि आपको मतलब 10 सेकंड में आप संभावित निकाल दोगे क्वेश्चन को देखते ही। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, मेरे से क्वेश्चन ने पूछा है कि दोनों बार हेड होने की प्रायिकता क्या है। मैंने सिक्के को एक बार उछाला, मेरा हेड आया, दूसरी बार उछाला तो भी हेड आया। अब मेरा केवल एक ही संभावित केस बन रहा है ऐसा, अगर आप देखोगे यहां से तो एक ही ऐसा केस बन रहा है जिसमें मेरे दोनों हेड आ रहे हैं, बाकी में मेरे किसी न किसी में टेल आ जा रहा है। तो मेरा एक ही केवल ऐसा केस बनेगा, तो मेरा ऊपर कितना आ जाएगा, संभावित 1। तो 1/4 मेरी प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, दोनों बार हेड आने की। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 4 2500। तो यानी कि 25% मेरी प्रोबेबिलिटी है कि मेरा जो दोनों बार हेड आए। ठीक है, अब आप इसमें एक देखो, अब इसमें एक तो सवाल ये बन गया दोनों हेड वाला। अब मैं एक बोलूं कि मुझे बताओ कि इसकी क्या संभावना है कि पहला कुछ भी आए लेकिन दूसरा हमेशा हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखो तो अब इसमें देखो, पहला कुछ भी, अगर मैं पहला कुछ भी मान लूं तो दूसरी बार में हेड कहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। पहला कुछ भी हो, लेकिन दो मेरे संभावित ऐसे केस बन रहे हैं जिसमें दूसरी बार में हेड आ रहा है। तो मेरा वापस से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कुल संख्या तो अभी भी 4 ही है, केसेस तो टोटल 4 ही है, लेकिन संभावित अब कितने बन गए, 2 बन गए। तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/4। परसेंटेज में निकालूंगा तो इंटू 100 कर दूंगा तो 50% आ जाएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के हर सवाल में आपका बस यही आपको ध्यान रखना है, संभावित डिवाइडेड बाई कुल संख्या। ठीक है, ये आपका मेन फॉर्मूला है। आप सब कुछ याद रखो ना रखो, कॉन्सेप्ट समझो, ये आप ध्यान रख लेना फॉर्मूला, कि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है संभावित अभिप्रयोगों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संख्या। ठीक है, चलो ये आपको बस ध्यान रख लेना है। मैं ये आपके यहां भी लिख देता हूं, इसको मिटा देते हैं हम, इस वाली चीज को मिटा देते हैं, इस वाली चीज को मिटा देते हैं। यहाँ पे भी हम वही चीज लिख देते हैं जो हमने पढ़ी थी, कि जो आपका मेन फॉर्मूला है वो क्या है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी है बराबर संभावित, आपके जो भी संभावित रिजल्ट है डिवाइडेड बाय टोटल संख्या, कुल संख्या। ठीक, आपका यही एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। बाकी आप ये सब भी ध्यान रखो तो अच्छा है, बाकी ये आप भूलना मत, आपका सवाल इससे हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी का सवाल रीट में 2021 में 100% आएगा आपका, क्योंकि नया टॉपिक ऐड हुआ है तो वो इसका क्वेश्चन जरूर देंगे। ठीक है, तो आप, क्योंकि आपके पास पता नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं कई सारे क्वेश्चंस आपको इसमें करा दूंगा, और सीटेट में आए हुए क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो आपका उसमें वो क्वेश्चन वैसा ही आने वाला है, बल्कि में उससे ईजी आएगा, जो हम कराएंगे उससे टफ नहीं आएगा, ईजी आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया संभावित और कुल संख्या। अब कई बार इसमें क्या, दो एक केस बनते हैं, एक तो सिक्कों वाला, ठीक है, एक ये आपका डाइस वाला, या उसको आप पासा भी कह दो। ठीक है, ये आपके दो केस बनते हैं। इसमें क्या होता है, नॉर्मली इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें टोटल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वरना क्या होगा कि आपको अगर फॉर्मूला ध्यान नहीं होगा ना तो आपको कुल संख्या निकालने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने संभावित डिवाइडेड बाई कुल संख्या, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अब सिक्कों वाले केस में आप बस एक चीज ध्यान रख लेना कि एक सिक्के को जितनी बार उछालते हैं, सपोज एक सिक्के को मैंने 2 बार उछाला तो मेरे कुल संख्या, कुल केसेस होते हैं 2 विच इज नथिंग बट 4। अगर मैंने उसी सिक्के को 3 बार उछाला तो होते हैं 2 विच इज नथिंग बट 8। आपको ध्यान रख लेना है कि सिक्कों वाले केस में 2 n क्या है, यहाँ पर n है जितनी बार मैंने उस सिक्के को उछाला है, तो ये है मेरा n है मेरा जितनी बार मैंने उस सिक्के को उछाला है। तो 2 अभी आया कैसे, कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है, एक सिक्के में या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। एक बार उछालने पे 2 केसेस बनते हैं, 2 बार उछालने पे 4 बनेंगे, 3 बार उछालने पे 8 बनेंगे, जैसे n बार उछालने पे 2 बनेंगे। ये आपके जो है कुल संख्या में एज इट इज आप जाकर टिक आप पुट कर दो। उसके बाद आपसे पूछा क्या है, उसमें आप संभावित निकाल लो। संभावित निकालना तो इजी है, संभावित के लिए बस आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या क्या संभावित केसेस बन सकते हैं, उससे आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही डाइस वाले केस में क्या होता है, डाइस वाला केस आपने देखा होगा कि डाइस जो होता है, वही फॉर्मूला तो यही है हमारा सेम, लेकिन डाइस जो होता है थोड़ा ऐसा होता है, घनाभ की तरह होता है, हमारा रेगुलर घनाभ होता है। ठीक है, और इसमें 6 उसके फलक होते हैं,
मतलब 6 आपके फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस में एक पे 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे हुए होते हैं। तो आप जब भी अगर पासे को फेंकोगे, एक बार फेंकोगे या 2 बार फेंकोगे, तो आपका हर बार जो नंबर आएगा वो 6 नंबर आएंगे। जैसे यहाँ पे क्या थे, 2 ही केसेस थे, या तो हेड या टेल, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गए। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा कुल संख्या का, यानी कि जो नीचे आने वाला नंबर है उसका फॉर्मूला बन जाएगा 6 की पावर n। क्योंकि क्या हो सकते हैं, 6 नंबर हो सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो आपका अगर 2 बार आपने उछाला तो आपके टोटल केसेस कितने बन जाएंगे, 36। ठीक है, मोस्टली 2 से ज्यादा मुझे लगता नहीं कि सिर्फ डाइस के उछालने का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर कैलकुलेटिव टफ हो जाता है इसलिए। तो लेकिन आप तो ध्यान रखो, जनरल फॉर्मूला है हमारा कि अगर डाइस को हमने उछाला तो उसका जो फॉर्मूला बनता है कुल संख्या का, वो बनता है 6 की पावर n। संभावित तो आपके सवाल में दिया होगा कुछ ना कुछ, जैसे आपको संभावित ये दे सकते हैं कि बताओ जोड़ने पे 2 बार उछाला, दोनों बार नंबर को जोड़ने पे ऑड नंबर कैसे आता है, इवन नंबर कैसे आता है। कई सारे सवाल बन सकते हैं, हम देखेंगे सवालों में, तो उसमें आपका ये डाइस वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो 2 चीज आप ध्यान रख लेना, एक तो आपका कुल संख्या निकालने का सिक्कों वाले केस में 2 की पावर n, डाइस वाले केस में 6 की पावर n। आई थिंक इससे आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको प्रोबेबिलिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को, इस थ्योरेटिकल पार्ट को आप बार बार देख लेना, आपका काम हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको प्रोबेबिलिटी में कुछ चाहिए। ठीक है, अब हम फटाफट फटाफट कुछ सवाल देख लेते हैं, ताकि आपका जो वो कंप्लीट है, जो हमने सीखा है उसको हम अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब आपका नॉर्मली क्या है, ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से सवाल लिए हैं। आपका जो नॉर्मल सवाल आएगा उसमें इसी टाइप का भी आ सकता है और एक डिफरेंट टाइप का भी आ सकता है, पर हम दोनों टाइप के सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें दिया हुआ है आपको टेलीफोन निर्देशिका है, आपका टेलीफोन एक्सचेंज की बुक है आपके पास, जिसमें 200 टेलीफोन नंबर है। देखो आपके नाम काम का नंबर क्या है, ये 200 है। क्या है ये, इसको आपको समझना है। उनके इकाई स्थान पे आपको कुछ नंबर दिया हुआ है और आपको बताना है कि सारणी में दिया हुआ है कि उनके इकाई स्थान पे, मतलब जो टेलीफोन आपकी बुक है उसमें कई सारे नंबर्स होंगे, उसमें जो दिया है कि इकाई के अंक पे 22 नंबरों के बीच पीछे 0 है, 26 के पीछे 1 है, 22 के पीछे 2 है। ऐसे आपको एक सीरीज दे रखी है। मतलब ये क्वेश्चन समझ गए आप, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जैसा कि मेरा एक नंबर है, ये एक टेलीफोन नंबर है किसी का, तो इसमें 3 जो है इकाई स्थान पर है, ऐसे ही ऐसे 22 नंबर है जिसमें 3 इकाई स्थान पे आ रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब आपसे पूछा है, अब आप बताओ कि उनके एक बारंबारता बंटन है। इसमें से अब ये क्वेश्चन, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें से आप पहले आपसे पूछा कि बताओ कितने नंबरों पे आपके 3 आ रहा है, ऐसे कितने 3 नंबर पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, अगर जो आपके पूरे नंबर आपकी जो बुक है उसमें इकाई वाले स्थान पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो ये डेटा दिया हुआ है हमारा। तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है मेरा पीई इक्वल टू ऊपर संभावित और नीचे कुल संख्या। अब कुल संख्या तो उसमें दी हुई है मेरी, कि उसमें हमेशा आपको कुल संख्या आपको कहीं ना कहीं दी होगी, आपको ढूंढनी है वो। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर तो 200 है, तो कुल संख्या तो मेरी होगी 200। ठीक है, अब मेरे से इसमें पूछा है कि 3 पे इकाई अंक पे, इकाई स्थान पे 3 आ रहा है, ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसके कितने हैं, मेरे 22 नंबर है ऐसे, तो ऊपर आ जाएगा 22। तो इसकी मेरा आंसर कितना हो जाएगा, बस 22/200। ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बाई चांस मेरे से ये पूछते हैं कि, अगर बाई चांस मेरे से पूछते हैं कि बताओ 7 पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कितनी हो जाएगी मेरी, 28। टोटल तो उतना ही है, 200। तो इजी है ना, 10 सेकंड में हो गया आपका। बस आपको ध्यान क्या देना है, इसमें डेटा पे ध्यान देना है कि आपसे कुल संख्या आपसे निकल के आ जाए। ये फॉर्मूला मत भूलना, बस संभावित डिवाइडेड बाई कुल। किसी भी प्रोबेबिलिटी को निकालने का फॉर्मूला होता है संभावित डिवाइडेड बाई कुल। ठीक है, और आप देखोगे ये जो सीरीज आपको दी हुई है, ये जो टोटल सम है इसका 200 है। तो यानी कि ऊपर वाले जब सारी घटनाओं को आप जोड़ोगे ना, तो उनका सम हमेशा कुल संख्या के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लॉजिकली बात है। पर सवाल करने के लिए आपको जो ध्यान रखने वाली चीज है वो एक, सब भूल जाओ, इस फॉर्मूले को मत भूलना, संभावित डिवाइडेड बाई कुल संख्या। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल आपको दे रखा है, एक मौसम केंद्र में रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि 250 क्रमागत दिनों में मौसम पूर्वानुमान 175 सही रहे हैं। ठीक है, अब ये आपको डेटा दे रखा है, मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन क्या होता है, हमको निकालना है कि अब जैसे वर्षा का क्वेश्चन आ गया, तो वर्षा होगी कि नहीं होगी। एक मौसम विभाग होता है जो आपकी प्रिडिक्ट करता है। प्रिडिक्ट कैसे करता है, प्रायिकता बताता है कि 70% चांस है कल बारिश होगी। तो कैसे बताता है, उनके पास कोई डेटा होगा, उस डेटा से निकाल के सही बताता है। अब हमने क्या किया है, हमने पुराने बार देखा है कि 200-250 में उसने कंटिन्यूसली मौसम की
जानकारी दी थी हमेशा नेक्स्ट दिन के लिए, उसमें से 175 की सही थी। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 है, एक दिए हुए दिन पर सही होने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है, फॉर्मूला तो हमारा वही है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू संभावित डिवाइडेड बाई कुल संख्या। ठीक है, कितनी बार उसने दिए, टोटल कुल बार 250 बार दिए, 250 बार उसने इसकी प्रिडिक्शन दी है, 250 बार उसने पूर्वानुमान दिया है, लेकिन 175 बार ही सही रही। और आपसे पूछा क्या है, पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता कितनी है, तो 175। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, 175 बटा 250, यही मेरी प्रोबेबिलिटी। अब आप इसको काट दो, 25 से 25 से कट जाएगा 10 बार, और 25 से कट जाएगा लगभग कितनी बार, 7 बार। तो 7 बटा 10 मेरी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जो आपका ऑप्शन जो होगा वो आपका इसी फॉर्म में होगा, लेकिन समझने की बात यह है कि हमारा जो ये वाला जो फॉर्मूला है इससे आपके निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही न होने की प्रायिकता कितनी है। अब देखो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बताया था कि किसी भी इवेंट के होने की और न होने की प्रायिकता क्या होती है, सेम होती है। तो मेरे पास 1 होता है, उनका सम क्या होता है, 1 होता है। मुझे पता है कि पीई प्लस पी बार ई ये 1 होता है। किसी भी, और यहाँ अगर सेम इवेंट की बात कर रहे हैं तो सेम इवेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूर्वानुमान हमारा एक इवेंट है, उसी घटना की सही होने की प्रायिकता सही न होने की प्रायिकता का सम 1 होता है। अब ये तो मुझे पता है क्योंकि मैंने निकाला मैंने सही होने की प्रायिकता, ये मुझसे पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये हो जाएगा 1 माइनस 7/10, ये आ जाएगा मेरा कितना 3/10। ये मेरा सेकंड का आंसर आ गया। तो दिए हुए दिन में पूर्वानुमान सही न होने की प्रायिकता मेरी ये है। क्या इसका निकालने का और कोई तरीका है? हाँ है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका निकालने का, मैं देखो यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें सही न होने की जो प्रायिकता है उसको मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूँ। वो क्या है मेरा, देखो मेरे को यहाँ पे था कि 175 बार जो है वो उसका आपका जो अनुमान सही होता है, लेकिन 175 बार सही होता है इसका मतलब 250 में से कितनी बार गलत होता होगा। 250 उसने टोटल अनुमान दिया जिसमें से 175 सही हो जाते हैं, तो यानी कि 75 अनुमान ऐसे भी हैं जो उसके गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली तो अब मेरे पास ये आगे संभावित वाला आ गया, इसी फॉर्मूले में लगा दूं मैं इसकी वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, संभावित डिवाइड बाय टोटल तो सेम ही है 250, तो 25 दिया 75, 25 इससे भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा 3/10। आंसर आपका दोनों से आ जाएगा, आप कोई सा भी तरीका लगाओ दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा। तो प्रायिकता का जो पहला कॉन्सेप्ट है समझने का वो ये है कि प्रायिकता में आपको संभावित और कुल ये पता होना चाहिए। कुल थोड़ा इजी है, संभावित आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। ठीक है, बार बार आप सवाल करोगे, कम से कम 10-12 सवाल मैंने इसी में करा दिए हैं, और आप कुछ भी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का या राजस्थान बोर्ड का एग्जाम्पलर पकड़ के 10 से 12 सवाल आप और बना लेना डिफरेंट टाइप के, तो आपका प्रायिकता ऐसा हो जाएगा कि आप उसको देखते ही सवाल को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी डेटा दिया हुआ है आपका। एक टायर बनाने वाली कंपनी उन दूरियों का रिकॉर्ड रखती है जिसमें पहले टायर की बदल देने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये एक डेटा दिया हुआ है आपको, और ये बताया हुआ है आपको कि एक जो आपकी टायर बनाने वाली कंपनी है वो आपको उसके पास डेटा है कि भाई उसके पास जो लोग आते हैं वो कितने टाइम में टायर को बदलते हैं। मतलब 4000 किलोमीटर या 4000 या 4000 से कम चलता है तो 20 लोग ऐसे हैं जो आते हैं इस पीरियड में आके टायर बदल लेते हैं। 4000 से 9000 किलोमीटर के बीच में 210 लोग हैं जो आके टायर बदलते हैं, और 9001 से 14000 के बीच में 325 लोग हैं टायर बदलते हैं 14। ये आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको इसी डेटा में से आपका आंसर निकालना है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले से पहले इसे बदलना आवश्यक होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, अब इसमें हमारे प्रायिकता का फॉर्मूला तो सिंपल वही है जो था। क्या है फॉर्मूला, फिर से वही मैं यहाँ पे बार बार लिखूंगा आपको ताकि फॉर्मूला आपको रट जाए, संभावित डिवाइडेड बाई कुल संख्या। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला। तो यहां से करते हैं इसको, देखो संभावित बाई कुल संख्या। पहला क्वेश्चन पूछा है मुझसे, अब सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिए हुए हैं, मतलब 1000 पोजीशन ऐसी आई है जब उनको टायर बदलना पड़ा है। अब देखो ये जो परिस्थितियां इन सब का सम भी 1000 ही निकलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी आपके बारंबारता सारणी में डेटा डिवाइस होता है, उनका सम टोटल के बराबर ही होता है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये निकालना है। पहले वाला क्वेश्चन ये कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले में कितनी स्थितियां बनेंगी, टोटल तो वही हो जाएगा 1000 ही, कुल संख्या तो 1000 ही है। 4000 या 4000 से कम कितने हैं, 20 बार ऐसी स्थिति बनी है कि ऐसे लोग आए हैं 20 बार जिन्होंने
4000 से कम में टायर को चेंज कराया है, तो 20/1000 ये मेरा आंसर आ गया इसका। इसको मैं देखूंगा 2/50, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/50। सिंपल सी बात है। एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसने मुझसे पूछा है, वही फॉर्मूला तो मेरा वही चलेगा, लेकिन इसमें टोटल तो मेरा वही रहेगा, कुल संख्या है तो मेरी उतनी है क्योंकि परिस्थितियां मेरी दी हुई है इसमें, लेकिन संभावित मेरी चेंज हो जाएंगी। संभावित कैसे चेंज होगी, सवाल को पढ़ो, वो बता रहा है आपको। संभावित ये 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक चलेगा। देखो 9000 से अधिक, अब 9000 से अधिक कितना है, 9000 से 14000 तक और 14000 से अधिक, तो 9000 से अधिक में दोनों आ गए, क्योंकि 9000 से जो ज्यादा है वो 14000 से, जो 14000 से ज्यादा है वो 9000 से भी ज्यादा होगा। 325 प्लस 445, तो 325 केस तो हो गए मेरे 9000 से 14 के बीच में, 445 केस हो गए मेरे 14000 से ज्यादा वाले। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 5 5 10 0 हासिल लगा 1 4 2 6 7 870 डिवाइडेड बाई 1000। तो 87/100 मेरी प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, उन परिस्थितियों के, उन लोगों की जो 9000 से ज्यादा किलोमीटर पर टायर बदलाने आते हैं। ठीक है, ये मेरी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको यहां से मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा कहता है कि 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करने के इसे बदलना आवश्यक है। अब देखो 4000 से, अब मेरा वही प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा तो मेरा टोटल तो कितना आएगा, टोटल तो फिर से मेरा 1000 ही आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि 1000 ही टोटल परिस्थितियां हैं, 1000 ही टोटल मेरे पास डेटा है, कुल संख्या मेरे पास टोटल यही है। संभावित निकालने के लिए मैं सवाल पढ़ता हूँ। 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच में, अब देखो 4000 किलोमीटर इसको मैं मिटा दूं यहाँ से। देखो 4000 और 14000 किलोमीटर के बीच में कितना डेटा है, 4000 14000 किलोमीटर के बीच में ये डेटा जो मेरा 4000 से 14000 के बीच का है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 210 प्लस 325। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 5 2 और 1 3 2 3 5, तो 535 डिवाइडेड बाई 1000। ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो सवाल सेम ही, सवाल डिफरेंट डिफरेंट होगा, डेटा डिफरेंट होगा, पोजीशन डिफरेंट होगी, लेकिन फॉर्मूला हमेशा आपका रामबाण एक ही होगा, संभावित डिवाइडेड बाई कुल संख्या। कुल संख्या आपको क्वेश्चन में दी होंगी, संभावित आपको निकालनी है डेटा में से, जो भी आपको डेटा दिया है उसमें से आपको संभावित संख्या निकालनी है। तो इस वाले केस में संभावित कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या पूछा है आपसे, 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच में, तो 4000 से 9000 तक की तो 210 हो गई, 9001 से 14000 तक 325 होगी, दोनों को ऐड कर दिया तो मेरा आ गया कितना 535 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, समझ में आ गई बात, इजी है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपको फिर से डेटा दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए अंकों का प्रतिशत दिया हुआ है नीचे डेटा में। आपसे पूछा है कि इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक यूनिट परीक्षा में विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। फॉर्मूला मेरा फिर से फॉर्मूला वही सेम है, संभावित डिवाइडेड बाई कुल संख्या। ठीक है, अब इस सवाल में आपको क्या कुल संख्या डायरेक्ट नहीं दी हुई है, जैसे पिछले वाले सवाल में तो 1000 डायरेक्ट दे दिया था, लेकिन अब डेटा देखो, देखो टोटल डेटा होगा वो आपका कुल संख्या के बराबर ही होगा। देखो अगर नहीं दिया हुआ है तो एक विद्यार्थी ने दिया है, तो उसने कितने यूनिट परीक्षाएं दी है, टोटल 5 यूनिट परीक्षाएं दी है, 1 2 3 4 5, टोटल तो मेरा कितना आ गया 5 आ गया। अब उसने बोला कि पूछा है, संभावित हमसे सवाल में पूछा गया है कि 70% से अधिक उसने किस किस अंक में प्राप्त किया है। देखो सेकेंड यूनिट में उसने 70% से ज्यादा अंक लाया है, थर्ड यूनिट पे लाया, फोर्थ यूनिट में लाया, तो 3 एक ऐसी यूनिट है जिसमें वो इसमें इसमें और इसमें वो 70% से अधिक अंक लाया, तो 3 मेरा यहाँ आ जाएगा। ये मेरी प्रॉपर्टी का आंसर आ गया 3/5। आगे बात समझ में इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी में सवाल में अगर मैं आपसे ये पूछ लेता, कि मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी आपकी उसके 70% से कम आने की कितनी है। ठीक है, अगर 70% से कम आने की मैं प्रोबेबिलिटी पूछ लेता तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती, प्रोबेबिलिटी टोटल तो मेरी वही है, 5 यूनिट का एग्जाम दिया था उसमें, तो 5 ही आएगा नीचे, तो ऊपर अब वो आएंगे जहाँ पे 70 से कम उसके मार्क्स आ रहे हैं। तो अब देखोगे पहले यूनिट में उसमें 70 से कम मार्क्स है और चौथे में उसके 70 से कम है, 2 एक ऐसी हैं जिसमें उसके 70 से कम मार्क्स है। ठीक है, तो इसमें बस समझना है आपको कि यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, बस ये आपकी प्रोबेबिलिटी इसमें खत्म हो गई। फिर आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे किसी प्रोबेबिलिटी का सवाल लिखने में, अगर आपने ये समझ लिया कि आपके संभावित उस प्रश्न में क्या है और कुल संख्या उस प्रश्न में क्या है। अगर आप देखोगे पिछले वाले प्रश्न में क्या था कि हमारे जो नंबर दे रखे थे वही संभावित हो गए थे, लेकिन यहाँ पे आप ये मिस्टेक मत कर देना कि अब इन सबका
सम निकाल के आप उनसे कर दो, वैसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में पूछा है कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यूनिट परीक्षा में, तो यहाँ की यूनिट परीक्षा है वो डेटा है, ठीक है, ना कि आपकी मार्क्स डेटा है, यूनिट परीक्षा आपकी डेटा है, ठीक है। तो आपका ये आपको आएगा प्रैक्टिस से, जब आप प्रैक्टिस करोगे कौन सा डेटा को मुझे यूज लेना है, ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। चलो एक सवाल और देख लेते हैं। आपका सवाल क्या कहता है, बीजों के 5 थैलों में प्रत्येक थैले में 50 बीज रखे गए हैं और उसमें 20 दिन बाद उन सबको कर दिया जाता है, अंकुरण के लिए रख दिया जाता है और देखा जाता है कि उसमें से कुछ बीज जो है अंकुरित हो गए हैं। उनका एक डेटा दिया हुआ है कि पहले थैले में आपके कितने बीज अंकुरित हुए, दूसरे थैले में कितने बीज अंकुरित हुए, उसका डेटा दिया हुआ है, ठीक है। पहले थैले में 40 हुए, दूसरे में 48 हुए, तीसरे में 42 हुए, ऐसे करके आपको डेटा दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित बीजों के अंकुरण की प्रायिकता निकालनी है आपको, ठीक है। प्रायिकता जैसे फॉर्मूला प्रायिकता का तो वही है, मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या, प्रायिकता निकालने का, संभावित डिवाइडेड बाई कुल। अब यह क्या पूछा है मुझसे, थैलों के बारे में पूछा है, तो मेरे थैले कितने हैं, थैले तो मेरे प्रोबेबिलिटी निकालूंगा अगर मैं इसकी, तो थैले तो मेरे 5 ही है, टोटल 5 थैले हैं, क्योंकि आप पूछा एक थैले में 40 से अधिक बीज है। हमने वो सवाल किया था अभी थोड़ी देर पहले टायर के पहले वाला, कि हमको बस ये निकालना है कि परसेंटेज उसमें किस थैले में परसेंटेज आपके जो किस थैले में 40 से अधिक बीज है। जैसे मैंने अभी स्टूडेंट वाला सवाल किया था, उसमें हमने निकाला था कि किस पर्टिकुलर यूनिट टेस्ट में उसके 70 से अधिक मार्क्स आए। ये काइंड ऑफ सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो किस, ये निकालना है मेरे को किस थैले में जो है 40 से अधिक बीज है। तो आप देखोगे एक तो इसमें अधिक है 40 से, इसमें अधिक है, इसमें अधिक है, इसमें अधिक है, यानी कि 4 थैले ऐसे हैं जिसमें कि 40 से अधिक बीज है। तो मेरी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/5, सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे अगर दूसरा वाला सवाल मेरे से क्या पूछा गया है, दूसरा वाला सवाल मेरे से पूछा गया है कि इसकी प्रायिकता बताओ कि एक थैले में 49 बीज है, ठीक है। अब आप देखोगे तो 49 बीज तो इसमें किसी में भी नहीं है। अगर आप देखोगे एक थैले में 49 बीज है अंकुरित होने की, तो इस थैले किसी भी थैले में 49 बीज नहीं है, तो इसे कितना हो जाएगा 0, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0। सिंपल है ना, क्योंकि उस थैले में 49 बीज ऐसा कोई थैला ही नहीं है, ठीक है। ऐसे आप बात करो एक थैले में 35 से अधिक बीज है, 35 से अधिक बीज तो सब में ही है, तो 100% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, P/5/5, 5 मेरा संभावित हो गया, कुल भी मेरा 5 था, तो मेरी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 जिसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी कि वो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी 100% है। तो ये डेटा से मैं ये निकाल सकता हूँ कि अगर मैंने इसी, अब ये काम क्या आएगा मेरे किस काम का है ये इस काम का है कि मैंने ये डेटा संभाल के रख रखा है। अब मुझे पता है कि अगर मैं इसी टेक्निक से दोबारा थैलों में रख के अंकुरित करूंगा, तो मेरे कम से कम ये तो 100% चांस है कि 35 से ज्यादा तो अंकुरित होंगे, उससे कम नहीं हो सकते। तो ये मेरा एक फेलियर रेट पता चल गया कि 50 में से 15 बीज ही खराब होते हैं, 35 तो 100% होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं पर 35 तो 100% होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इससे अपनी लागत को डिसाइड कर सकता हूँ। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, मैं अपनी लागत मार्जिन यहाँ से अपना बिजनेस का डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कितनी लगानी है लागत, कि मेरा जो है प्रोबेबिलिटी इतनी होती है कि 50 में से 35 तो मेरे होते ही होते हैं अंकुरित, इसकी 100% चांसेस है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है उसकी, मतलब चीजों की, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे सवाल मैंने एनसीईआरटी से लिए थे। कुछ सवाल डायरेक्ट जो सीटेट में आए हुए हैं, ये वाला सवाल दिसंबर 2018 में आया था, डायरेक्ट सीटेट में पूछे गए सवाल ही मैंने जो भी 12 पेपर जो अभी तक हुए हैं उसके लास्ट 5 to 6 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, उसके मैंने आपके सारे सवाल इसमें लेके आ गया हूँ, ताकि जो सवाल आएगा आपको आइडिया लग जाए कि पेपर में एज इट इज सवाल कैसा आता है, ठीक है। तरीका सेम ही है। अब आप देखो इसमें आपको दे रखा है कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर ऑब्जर्व्ड एज लाइक दिस, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हिट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कॉइन को 10 बार उछाला है मैंने, ठीक है। मैंने पहले कॉइन को उछाला, मेरा कुछ उसमें डेटा आ गया, और अब मेरे को इसमें करना क्या है, मैंने प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका तो मेरा सेम ही होता है, संभावित केसेस डिवाइडेड बाई कुल केसेस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिंगल कॉइन है उसको 10 बार उछाला है, ठीक है। 10 बार उछालूंगा तो मेरे कितने केसेस बनेंगे, टोटल मेरे 10 केसेस बन गए। मैंने उसको 10 बार उछाला तो टोटल केसेस मेरे कितने बन गए, 10 बन गए। तो उसमें से हेड कितनी बार आया है, और इसमें देखोगे कि मेरा पहले तो आ गया मेरा 10 तो मेरे टोटल केसेस है, 10 बार उछाला है मैंने उन्हें। अब हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड देखोगे तो आपका 1 2 3 4 5
6 6 बार वैसे मेरे केसेस बन रहे हैं जब उसमें हेड आया है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा इसका 6 6/10। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो रहेगा 2 3 6 2 5 10, यानी कि मेरा इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/5, ऑप्शन नंबर 1। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का वो बहुत सिंपल है, मुझे करना बस इतना सा है, संभावित डिवाइडेड बाई कुल केसेस, कुल संख्या, मेरी कुल उस प्रयोग की जो भी मैंने प्रयोग किया है, जैसे मैं सिक्का उछालना एक प्रयोग है, मेरा डेटा, और जो मैं पिछले वाले केस में हमने अंकुरित किया था वो मेरा एक प्रयोग था, उस प्रयोग में मेरे टोटल मैंने कितने प्रयोग किए और संभावित प्रयोग कितने थे मेरे जिस केसेस के लिए, वो मेरा संभावित डिवाइडेड बाई कुल, ये मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। देखो ये दिया हुआ, ए बैग हैज ए 5 रेड मार्बल्स, 4 बोले हैं, 3 ब्लू कलर की बोले हैं, आपको दे दिए थैले में, 5 लाल है, 4 हरी है, 3 नीली है। आपसे पूछा है कि इन थैले में बिना देखे एक निकालते हैं बाहर, ये कंचा हरे रंग का होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा मेरा, संभावित डिवाइडेड बाई कुल। अब देखो इसमें क्या, इसमें कुल क्या बनेगा, टोटल बॉल्स, मेरी इसमें बॉल्स कितनी पड़ी हुई है, मेरी टोटल बॉल्स पड़ी हुई है, तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा 5 + 4 + 3, तो ये मेरा हो जाएगा कितना 5 और 4 9 3 12, तो टोटल मेरी 12 बॉल्स हैं, उसमें 12 कंचे हैं। उसमें से मेरे से पूछा है कि हरे निकालने की प्रायिकता कितनी है, तो हरे निकालने की जो मेरी प्रायिकता होगी वो हो जाएगी मेरी, इसमें हरा रंग कितना है 4, तो मेरा हरे निकालने की प्रायिकता हो जाएगी 4, विच इज नथिंग बट 1/3। ठीक है, 10 सेकंड में लगेंगे आपको सवाल करने में, मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना आप इस सवाल को 10 सेकंड से इजी कम में टाइम में सॉल्व कर दोगे। ध्यान आपको केवल ये रखना है कि प्रायिकता जो होती है वो होती है संभावित प्रयोग संख्या डिवाइडेड बाई कुल संख्या, और ये आपको सवाल में दिख जाएंगी, आपको सवाल में दिख जाएंगी कि क्या आपकी कुल संख्या है, क्या आपकी संभावित संख्या है, जैसे आप अभी तक देख ही रहे होंगे, हम सारे सवालों से उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं सवाल, फिर से आपको वही सवाल है, आपका दिया हुआ है एक थैले में 3 सफेद 2 नीली 5 गेंदें हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है। सवाल को आपको ढंग से पढ़ना है, देखो लाल रंग की नहीं है, बस फॉर्मूला तो मेरा वही है कि मेरा क्या हो गया आपका वही संभावित डिवाइडेड बाई कुल, फॉर्मूला तो मेरा वही है। कुल क्या होता है, बॉल वाले केस में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 3 सफेद है 2 नीली है 5 लाल है, तो 3 2 5 और 10, तो 10 मेरी टोटल बॉल है। अब मेरे से पूछा है कि निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है। ठीक है, तो इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो मैं क्या करूं, मैं लाल रंग की नहीं है मतलब क्या है, या तो सफेद है या फिर नीली है। लाल रंग की नहीं है मतलब यही हुआ ना, तो सफेद कितनी है 3 है और लाल नीली कितनी है 2 है, तो कितना हो गया 5/10, यानी कि 1/2। या तो मेरा एक तरीका तो ये हो गया, तो मेरा इसका आंसर तो कितना हो जाएगा तीसरा। या फिर अगर आपको मैंने सिखाया था कि आप लाल रंग के होने की निकाल दो और उसको 1 में से घटा दो, तो वो लाल रंग के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो मैं लाल रंग के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दूं, वही कुल कुल तो वही है 10 ही, लाल रंग की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5, तो 1/2, लाल रंग की होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 - 1/2, ये भी हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई से भी तरीके से निकाल सकते हो, आपको बस ध्यान ये रखना है कि नीचे जो आएंगी वो कुल संख्या आएंगी, ऊपर आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसकी संभावना से रिलेटेड संख्या आएंगी। ठीक है, चलो और देख लेते हैं क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेचुरल नंबर्स हैं आपके, जो आपके पर्चियों पे लिखे हुए हैं, उन्हें एक बक्से में डालकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर बिना देखे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो आपने पर्ची निकाली है उसमें अभाज्य लिखे होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, यानी कि वो प्राइम नंबर होने की आपकी उसकी क्या प्रायिकता है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 15 तक आपका लिखा हुआ है, तो आपके टोटल नंबर्स कितने लिखे हुए हैं, तो आपकी उसकी वो प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला तो सिंपल है, मेरा फॉर्मूले का तो मेरा बार बार मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको याद रख जाना चाहिए, संभावित डिवाइडेड बाई कुल संख्या। ठीक है, अब मुझे इसमें निकालना क्या है, कुल निकालना है, तो 4 से 15 तक लिखी हुई है, यानी कि 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, टोटल तो कितनी होगी मेरी 12। ठीक है, अगर आपको लगता है यार ये कौन सा तरीका है करने का, तो ये तो मैंने आपको सिखाया है, लेकिन आपको नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ा हुआ तो 2 नंबर के बीच में 4 से 15 के बीच में कितने नंबर है, उसका तरीका तो सिंपल होता है, 15 - 4 + 1 यानी कि 12, डायरेक्ट निकाल सकते हो लेकिन मैंने आपको लिख के बताया है समझाने के लिए, लेकिन अगर आपको नंबर सिस्टम पता है तो आप उससे इजीली
टोटल नंबर्स कितने हैं दो नंबर के बीच में निकाल सकते हो। टोटल नंबर तो हो गए मेरे 12। अब मैंने लिखा क्यों था, क्योंकि मुझे एनीवे लिखना ही था, क्योंकि मुझे ये देखना है कि इस पर्ची पर जो आपने निकाली इसमें प्राइम नंबर कितने हैं। अब आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो उसी नंबर से डिवाइड होता है, बाकी और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो आपका 5, 7, 11, 13, 4 इसमें जो है वो प्राइम नंबर है। तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका कितना आंसर आ जाएगा इसका 4/12 यानी कि 1/3, विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो टोटल आपको निकालना आना चाहिए सवाल में से, संभावित आपको निकाल के आना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, डेफिनेटली कई बार क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको थोड़ा सा और आपके जो टॉपिक है उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रायिकता का सवाल ऐसा बन के आ सकता है जिसमें आपको थोड़ा सा नंबर सिस्टम, प्राइम नंबर, जो कि आपके रीड के सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम। हम मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं, आप लेक्चर जाके देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि प्राइम नंबर वगैरह के बारे में डिटेल में लेक्चर बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो आपको प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रायिकता पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है कि जो मेरे ऊपर आएंगे वो संभावित आएंगे, नीचे मेरी कुल संख्या आएंगी। तो कुल संख्या कितनी है 4 से 15 के बीच में, मैंने आपको बता दी। या तो आप लिख के निकाल लो या फिर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट 15 - 4 + 1 करके निकाल सकते हो, वो होगी 12। और प्राइम नंबर कितने हैं उस 4 से 15 के बीच में, वो है केवल 4, 5, 7, 11 और 13। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका 4/12, जो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। ठीक है, चलो और देखते हैं। उसके बाद आपका दे रखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड फैक्टर फ्रॉम पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 72 इज लेस देन 11। ठीक है, पूछा है आपसे कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से गुणनखंड 11 से कम है। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें फिर से फैक्टर का कॉन्सेप्ट आ गया आपके सिलेबस में। बीजीय व्यंजकों के फैक्टर तो है, लेकिन एक नंबर, नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स का नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाया था यहाँ पे, पहले हम एक समझ लेते हैं फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। देखो 72 जो होता है, आपको उसको टोटल फैक्टर निकालने हैं आपको इसके। तो आप इसको क्या करो, यहाँ से स्टार्ट कर दो लिखना। ठीक है, 1/72 पेयर बना लो आप। ठीक है, पेयर बना लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखो 1/72, उसके बाद 2/36, 2 से डिवाइड करूंगा तो 36 आएगा। 2/36 के फैक्टर हो गए। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो दो नंबर, उन एक नंबर को दो नंबरों में तोड़ना फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 72। उसके बाद फिर से निकालूंगा तो इसको मैं कर सकता हूँ 3 का भाग दिया तो कितना आएगा, 3 से ये कट जाएगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2 से 36 बार, 3 से कटेगा 24 बार, तो 3 24 एक बन जाएगा। उसके बाद 4 से कटेगा, ऑब्वियसली 4 से भी कटेगा इसी, तो 4 से कट जाएगा कितनी बार, 18 बार। 4 18 एक फैक्टर आ जाएगा। 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, यस 12 बार। उसके बाद फिर 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा ही 9 बार, 8 9 72। उसके बाद 9 आ जाएगा तो रिपीट हो जाएंगे, जहां से आपके रिपीट होना शुरू हो जाए वो आप छोड़ दो। ये आपके इसके फैक्टर आ गए, 1 72, 2 36, 3 24, 4 18, 6 12, 8 9, ये इसके फैक्टर है। अब पूछा क्या है, टोटल फैक्टर कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो प्रोबेबिलिटी का मेरा फॉर्मूला कितना होता है, वो संभावित आपका डिवाइडेड बाई कुल। तो संभावित तो मेरा निकाल लूंगा मैं, लेकिन कुल फैक्टर कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल फैक्टर तो 12। अब मेरे से पूछा क्या गया है, ये ऐसे फैक्टर बताओ जो 11 से छोटे हैं। देखो 11 से छोटे कितने हो गए इसमें, अगर मैं 11 से छोटे निकालूं तो ये 11 से छोटा है, ये 11 से छोटा है, ये भी 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 11 से छोटा है। मेरे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 जो है मेरे वो 11 से छोटे हो गए। तो यानी कि मेरा 7/12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कई सारे घुमाए हुए क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, जहाँ पे आपको आपकी मल्टीपल आपकी नॉलेज जो है मैथ्स की वो लगानी पड़ सकती है उसको निकालने के लिए। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि प्रोबेबिलिटी में आपको, या तो देखो हमने जो प्रीवियस एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन किए थे उसमें डेटा दिया हुआ था, आपको डेटा को रीड करना है। और आपको जहाँ तक लगता है वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि स्टैट्स वाला पोर्शन रीड में दिया हुआ है, तो हो सकता है उस स्टैट वाले पोर्शन से ही सवाल बनाए। लेकिन हम कोई सा भी एस्पेक्ट छोड़ना नहीं चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है तो आपको ये प्राइम नंबर क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, ये थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी का जो हमने पर। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना और कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना। कॉन्सेप्ट ये याद रखना बस
जो हमने सीखा है बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी होती है संभावित डिवाइडेड बाय कुल संख्या, यहाँ पे लिख देता हूं मैं संख्या, संभावित संख्या डिवाइडेड बाय कुल संख्या। बस आपको ये ध्यान रखना है, उसके बाद आप और कुछ सब भूल जाओ, जो थ्योरी में हमने इतना डिस्कस किया याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सब भूल जाओ। लेकिन ये आपको एक फॉर्मूला, मैंने आपसे कहा था कि आपको बस सब कुछ एक ही फॉर्मूले में समेट दूंगा फाइनली, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, संभावित संख्या डिवाइडेड बाय कुल संख्या। आपका सवाल गलत प्रोबेबिलिटी का नहीं होगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। इजी टॉपिक है, घबराए नहीं टॉपिक से, नया टॉपिक जुड़ा है तो क्वेश्चन जरूर आएगा और आपको 1 मार्क के क्वेश्चन दिला के जाएगा। तो 2-3 बार आप वीडियो को देख लेना, और कोई भी डाउट हो आपको, नया टॉपिक है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना आप, तो मैं उस कमेंट को देखते ही क्विकली आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्राइक तो नया टॉपिक है, मैंने सोचा कि इस वीडियो को जल्दी से बना देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ जाए। तो आपका बस इतना सा काम है कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि अब हमारे बैक टू बैक वीडियोस आएंगे। इस महीने मेरे पास प्लान है पूरा रीड कवर करने का, तो और बाकी भी हम एनसीईआरटी वगैरह भी कवर करेंगे। तो बेल आइकन को दबा देना ताकि आप जैसे ही ये वीडियो हम अपलोड करें आपको उसका पता पड़ जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।